हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है दैट ट्रैप। ये मूवी इसी सेम नाम के थिएटर ड्रामा पर बेस्ड है। दोस्तों, इस सिंपल सी कहानी में इतने ट्विस्ट आते हैं कि आपका दिमाग सोच में पड़ जाता है। दोस्तों, इस मूवी को देखते वक्त ऑडियंस को थिएटर का फील मिले, इसके लिए फिल्म के डायरेक्टर ने मूवी के अंदर बहुत कम कैमरा एंगल्स और सीन रखे हैं और ये मूवी ऑलमोस्ट 70% एक हॉल जैसे कमरे के अंदर शूट हुई है। तो चलिए अब ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की शुरुआत थिएटर में एक प्ले को दिखाते हुए होती है जिसे मशहूर राइटर सिडनी ब्रूल ने लिखा था। इधर सिडनी ऑडियंस के पीछे छिपकर उनका इस प्ले को लेकर रिएक्शन देखने का इंतजार कर रहा था, लेकिन सारी ऑडियंस इस प्ले से नाखुश थी। आगे प्ले के खत्म होते ही प्ले का प्रोड्यूसर सिडनी को डांट लगाकर कहता है, मैंने तुम जैसे टैलेंटेड राइटर से ऐसी घटिया प्ले की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। तुमने मेरे पैसे पानी में डुबा दिए। इसे सुन सिडनी के दिल को काफी ठेस पहुंचती है और सिडनी अपना मन हल्का करने बार में शराब पीने जाता है। लेकिन इधर बार में एक न्यूज चल रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि जाने माने मिस्ट्री ड्रामा के राइटर सिडनी ब्रूल का रिसेंटली रिलीज प्ले किसी को पसंद नहीं आया और इसी वजह से ये प्ले पहले ही दिन थिएटर में पूरी तरह धाराशायी हो गया है। इस बैड न्यूज को सुनकर सिडनी का मन और ज्यादा निराश हो जाता है और सिडनी इसी उदास भरे मन से अपने घर पहुंचता है। तभी सिडनी को अचानक देखकर सिडनी की वाइफ चीख पड़ती है, जिससे सिडनी को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी वाइफ पर गुस्सा करते हुए उसे बताता है, मेरे लिखे लगातार 4 प्लेज एकदम ही डिजास्टर हो गए हैं। उनमें से एक ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया और मेरे इस आखिरी प्ले ने तो पहले ही दिन दम तोड़ दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा करियर बहुत जल्द सड़क पर आ जाएगा। लेकिन सिडनी की वाइफ सिडनी को शांत कराते हुए कहती है, तुम एक बहुत बेहतरीन राइटर हो, तुम्हारा करियर कभी खत्म नहीं हो सकता। सिडनी कहता है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरा ये प्ले भी पिछले कई प्लेस की तरह कामयाब नहीं हुआ। असल प्रॉब्लम ये है कि आजकल मुझे टक्कर देने वाले कई सारे नए राइटर्स मार्केट में उतर आए हैं। जरा देखो, ये स्क्रिप्ट मेरे सेमिनार को अटेंड करने वाले एक स्टूडेंट क्लिफर्ड एंडरसन ने लिखकर भेजा है और इस प्ले की कहानी वाकई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और थ्रिल से भरी हुई है। इस प्ले के साथ एंडरसन ने मुझे एक लेटर भी भेजा है। ऐसा कहकर सिडनी वो लेटर पढ़ते हुए बताता है, मैं आपके सेमिनार का स्टूडेंट क्लिफर्ड एंडरसन हूँ। मैंने अपना पहला प्ले खत्म कर लिया है और वो प्ले ऑडियंस तक पहुँचाने लायक है या नहीं, इस बात को कंफर्म करने के लिए मैं आपको अपना गुरु मानकर इस प्ले की पहली कॉपी आपको भेज रहा हूँ। ऐसा पढ़कर सिडनी गुस्से से एंडरसन के उस प्ले को फेंक देता है। अगली सुबह जब सिडनी थोड़ा होश में आता है तब वो एंडरसन के लिखे स्क्रिप्ट को पूरा खत्म करके अपनी वाइफ मायरा से कहता है, ये स्क्रिप्ट उससे भी काफी ज्यादा बेहतर निकली जितना मैंने सोचा था। इस प्ले के मार्केट में आते ही एंडरसन मुझसे भी ज्यादा कामयाब राइटर बन जाएगा। ऐसा कहते ही सिडनी के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है कि क्यों ना वो एंडरसन को इधर अपने घर बुलाकर उसे मार डाले और फिर उसकी लिखी इस स्क्रिप्ट को अपने नाम से रजिस्टर करवा ले। सिडनी की बात को सुन मायरा को लगता है कि शायद सिडनी मजाक कर रहा है, लेकिन सिडनी अपनी बात को लेकर बिल्कुल सीरियस था। सिडनी इधर एंडरसन के मर्डर को लेकर मायरा को भी कन्विंस करने लगता है, लेकिन मायरा कहती है, इससे अच्छा ये रहेगा कि तुम एंडरसन को इस प्ले पर कुछ सजेशन देकर इस प्ले के को राइटर बन जाओ। लेकिन सिडनी को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। सिडनी कहता है, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी सारी ऑडियंस समझ जाएगी कि इस स्क्रिप्ट की पूरी कहानी ओरिजिनली एंडरसन की थी, क्योंकि मैंने रिसेंटली इतने सारे फ्लॉप्स दिए हैं। कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि ऐसी कहानी मैं लिख सकता हूँ और अगर ऐसा हुआ तो मेरी सारी ऑडियंस अपने आप एंडरसन के पास खींची चली जाएगी। तो यहाँ मायरा इस बारे में सिडनी से ज्यादा बहस नहीं करती। मायरा को समझ आ जाता है कि सिडनी काफी निराश है और इसी कारण से उसे एंडरसन का खून करने के ये सब आइडियाज आ रही हैं। इसलिए थोड़ी देर बाद जब सिडनी कमरे में शांत बैठा होता है तब मायरा सिडनी से कहती है, किसी की कहानी चुराने के लिए उसका खून करना किसी प्रॉब्लम का हल नहीं है और वैसे भी हर एक राइटर की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब वो अपनी कहानी को लेकर कंफ्यूज रहने लगता है। इसलिए तुम्हें ये सब छोड़कर अपनी खुद की नई कहानी पर ध्यान देना चाहिए। एंडरसन को मारकर तुम्हारा कोई फायदा नहीं। सिडनी कहता है, अगर एंडरसन का
ये प्ले छप गया तो आज के मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो रातों रात 3 से 5 मिलियन डॉलर्स का मालिक बन जाएगा। इसे सुन मायरा के होश उड़ जाती हैं और अब मायरा जो इतने वक्त से सिडनी को समझाने की कोशिश कर रही थी वो खुद सिडनी के साथ एंडरसन का मर्डर करने राजी हो जाती है। फिर इसके बाद सिडनी एंडरसन को अपने घर बुलाने से पहले उसे कॉल में कुछ सवाल करता है, जैसे क्या तुमने अपने इस प्ले के बारे में मुझसे पहले किसी दूसरे या तीसरे आदमी को बताया था या फिर प्ले की उन्हें कोई कॉपी भेजी थी। दूसरी तरफ से जवाब आता है, बिल्कुल नहीं सर, मैंने आपके अलावा किसी को भी मेरे प्ले की कोई कॉपी नहीं दी और इसका ओरिजिनल प्रिंट सिर्फ मेरे पास है। सिडनी कहता है, बहुत खूब। अच्छा एंडरसन, वैसे तुम्हारे उस प्ले में कुछ माइनर मिस्टेक्स थी जिन्हें मैं तुम्हें यहाँ बुलाकर सुधरवाना चाहता हूँ, इसलिए क्या तुम इस वक्त मेरे घर आ सकती हो? और हाँ, एक और बात, जो ओरिजिनल कॉपी तुम्हारे पास है उसे भी लेकर आना ताकि हम दोनों साथ में प्ले को रिवाइज कर सके। तो एंडरसन इसके लिए मान जाता है। कॉल एंड होते ही मायरा कहती है, मुझे डर लग रहा है अगर हम पकड़े गए तो। सिडनी बोलता है, हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। दरअसल एंडरसन की ज़ेरॉक्स मशीन उसकी कहानी का फर्स्ट प्रिंट निकलवाती ही खराब हो गई थी और तब से ठीक भी नहीं हुई है। इसी के साथ एंडरसन यहाँ अकेले रहता है। वहीं एंडरसन का पूरा परिवार यूरोप में है और एंडरसन ने कुछ दिन पहले ही अपनी गाड़ी गैरेज में सही करवाने दी है, यानी उसे मारने के बाद एक भी सबूत नहीं बचेगा कि एंडरसन यहाँ कभी आया भी था। इसे सुन मायरा का डर शांत होता है और वो हंसने लगती है। आगे रात के वक्त सिडनी एंडरसन को अपने साथ अपने घर लाता है। यहाँ एंडरसन सिडनी की वाइफ से मिलने के बाद सिडनी के वेपन कलेक्शन को देखने लगता है। असल में सिडनी ने इधर सारे असली और घातक हथियारों का कलेक्शन बना रखा था जिससे उसकी कहानियां इंस्पायर्ड थी या फिर जिन कहानियों में इन हथियारों का जिक्र था। आगे सिडनी एंडरसन से उसकी स्क्रिप्ट से जुड़ी कुछ डिस्कशन करता है, जिसके एंड में एंडरसन फैसला करता है कि वो अपनी कहानी डेथ ट्रैप वाली इस स्टोरी को बिल्कुल वैसा ही रखेगा जैसा ये फिलहाल है, और अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत पड़ी तो वो अपने एजेंट से इस बारे में पूछ लेगा। यानी एंडरसन ने सिडनी के साथ कोलैब करने से साफ मना कर दिया है। इसे सुन सिडनी को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सिडनी अपने गुस्से को काबू में रखते हुए एंडरसन से कहता है, वैसे मुझे भी तुम्हारी स्क्रिप्ट की कोई जरूरत नहीं। असल में मैंने अपने दिमाग के अंदर एक कहानी पहले से ही सोच रखी है। मेरी ये कहानी हैरी हाउडिनी की रियल लाइफ पर आधारित होगी। इसे सुन एंडरसन बहुत एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसने हैरी हाउडिनी के बारे में बहुत पहले से टीवी में सुन रखा था। तब यहाँ सिडनी एंडरसन को वो असली हथकड़ी दिखाता है जिसे हैरी तोड़कर भाग निकला था। यहाँ दूर बैठी हुई मायरा समझ जाती है कि उसी हथकड़ी से सिडनी एंडरसन को बांधकर मार डालेगा, इसलिए मायरा सिडनी के पास जाकर उससे कहती है, सिडनी, मेरे ख्याल से तुम्हें एक बार फिर विचार कर लेना चाहिए कि तुम्हें ये कदम उठाना है या नहीं। सिडनी मायरा से कहता है, मैंने पूरा सोच विचार कर ही हैरी हाउडिनी के बारे में प्ले लिखने का फैसला किया है, इसलिए टेंशन मत लो। ऐसा कहकर सिडनी मायरा को वापस बिठा देता है। वहीं इधर एंडरसन को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन एंडरसन सिडनी की हथकड़ी को लेकर काफी एक्साइटेड था। तब सिडनी कहता है, तुम्हें एक बार इस हथकड़ी को अपने हाथ में बांधकर इसकी मजबूती चेक करके देखना चाहिए। आखिरकार इसी दिन के लिए तो मैंने ये हथकड़ी पूरे $1100 में ऑक्शन में जीती थी। तो यहाँ सिडनी की बातों में आकर बेचारा एंडरसन वो हथकड़ी अपने हाथ में बांधकर एक चेयर में बैठ जाता है। यहाँ मायरा अच्छे से जानती थी कि अब उसका हस्बैंड एंडरसन को नहीं छोड़ेगा और आगे क्या होने वाला है यही सोचकर मायरा घबराई हुई थी। तभी एंडरसन सिडनी को बताता है, ये हथकड़ी वाकई काफी मजबूत है। सिडनी कहता है, ऐसा ही मैंने सोचा था। ऐसा कहकर सिडनी पीछे से आकर एक चेन से एंडरसन का गला घोटने लगता है। हालांकि एंडरसन बचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन सिडनी उसे किसी तरह मार ही डालता है। वहीं ये सब होते वक्त मायरा घबराकर दीवार के पीछे छिप गई थी। अब सिडनी एंडरसन के हाथ में से उसकी पहनी हथकड़ी निकालता है। इवन एंडरसन ने जिस सामान को छुआ और टच किया था उसे भी घिस घिस कर टिश्यू पेपर से साफ कर देता है और टिश्यू को फायर प्लेस में जला देता है। सिडनी ऐसी एक भी चीज नहीं छोड़ना चाहता था जिससे पुलिस को ऐसा शक हो कि एंडरसन उसके घर में आया था, इसलिए सिडनी एंडरसन की ओरिजिनल स्क्रिप्ट भी जला देता है क्योंकि शायद उन स्क्रिप्ट से पुलिस को एंडरसन के फिंगरप्रिंट्स मिल सकते थे। सिडनी का प्लान था कि वो एंडरसन की बॉडी को अपने गार्डन में दफना देगा, इसलिए दोनों पति पत्नी मिलकर एंडरसन की बॉडी लेकर गार्डन की तरफ निकल पड़ती हैं और ये सीन यहीं ब्लैंक होता है। आगे दिखाते हैं कि एंडरसन की लाश दफनाने के बाद से मायरा काफी सदमे में थी। मायरा कहती है, मुझे यकीन नहीं होता, हमने सिर्फ थोड़ी सी पैसे और फेम के लिए एक निर्दोष आदमी की जान ले ली। ऐसा कहकर मायरा सिडनी से कहती है कि वो बहुत जल्द सिडनी से डाइवोर्स ले लेगी।
क्योंकि वो किसी ऐसे आदमी के साथ ज्यादा देर तक नहीं रह सकती जिसके लिए किसी का खून करना इतना आसान हो। सिडनी कहता है, मायरा तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ऐसा कहकर सिडनी मायरा के कंधों पर जैसे ही अपना हाथ रखता है वैसे ही मायरा घबराकर सिडनी से दूर हो जाती है, क्योंकि मायरा को अब सिडनी से डर लगने लगा था। तब सिडनी कहता है, देखो मायरा, सिर्फ 2 हफ्तों की बात है। अगर तुमने एंडरसन के गायब होते ही डायरेक्ट मुझसे डाइवोर्स ले लिया तो पुलिस को शक हो जाएगा, इसलिए ये सारा मामला शांत होने तक कुछ दिन रुक जाओ। लेकिन मायरा सिडनी की कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। मायरा का दिल काफी कमजोर था। तभी अचानक दोनों को दरवाजे से घंटी बजने की आवाज आती है। इसे सुन दोनों एक साथ घबरा उठते हैं और सिडनी दरवाजा चेक करने जाता है, लेकिन दरवाजे के बाहर कोई नहीं होता। तभी पीछे के दरवाजे से सिडनी के पड़ोसन मिस हेल्गा आ जाती है। हेल्गा को देख मायरा एकदम से घबरा उठती है। तब हेल्गा डराने के लिए सॉरी मांगती है और कहती है, मैं इतना अचानक से आने के लिए माफी चाहती हूँ। असल में मैं एक साइकिक हूँ और मुझे इस घर की वाइब्रेशन चेक करने के लिए बहुत पहले हायर किया गया था। अब क्योंकि मेरे पास आप लोगों का फोन नंबर नहीं था, इसलिए मैं यूँ अचानक जॉगिंग करते वक्त इधर बगैर बताए आ गई। तो हेल्गा की बात सुन ये दोनों हेल्गा को अपने घर का हर कमरा देखने देती हैं, ताकि हेल्गा देख सके कि घर में कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं। इधर ये लोग हेल्गा को जल्दी जल्दी में भगा भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर ये लोग ऐसा करते तो हेल्गा को इन पर शक हो जाता और शायद हेल्गा ये सारी बात पुलिस को बता देती। इसलिए सिडनी नाटक करके हेल्गा के साथ नॉर्मली बिहेव करता है, लेकिन फिर भी सिडनी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वहीं सिडनी की वाइफ मायरा को देखकर हेल्गा को कुछ शक होने लगता है, जैसे यहाँ जरूर कोई गड़बड़ हुई है। इसे देखकर सिडनी हेल्गा के ज्यादा कुछ समझने से पहले ही किसी तरह हेल्गा को अपने घर से वापस भेज देता है और यहाँ दोनों चैन की सांस लेती हैं। आगे रात के वक्त जब मायरा और सिडनी सोने जा रहे थे, तभी मायरा को बेचैनी होने लगती है और इसलिए मायरा ड्रिंक करने नीचे जाती है। मायरा के नीचे जाते ही हम देखते हैं कि सिडनी सीलिंग के ऊपर लगे पेंडुलम को जानबूझकर घुमा देता है। वहीं जब नीचे पेंडुलम की ये आवाज मायरा को आती है तो वो वापस अपने बेडरूम में जाकर सिडनी से कहती है, नीचे जरूर कोई है, मुझे वहाँ से फर्नीचर के हिलने की आवाज आई। लेकिन सिडनी कहता है, मायरा नीचे कोई नहीं है, ये बस तुम्हारा भ्रम होगा। ऐसा कहकर सिडनी मायरा को अपने साथ जबरदस्ती नीचे ले जाकर उसे दिखाता है कि नीचे कोई नहीं था। तब सिडनी मायरा को शांत कराकर उसे ड्रिंक सर्व करता है और फिर ये दोनों सोने के लिए वापस बेडरूम चले जाती हैं। लेकिन सोने से पहले सिडनी मायरा को खिड़की खोलने कहता है, जिस वजह से मायरा खिड़की की तरफ बढ़ती है कि तभी खिड़की से एंडरसन अंदर आ धमकता है। यहाँ एंडरसन दिखने में काफी खतरनाक लग रहा था। एंडरसन कमरे में आते ही सबसे पहले सिडनी को मारकर उसे खत्म कर डालता है, जिसे देख मायरा बुरी तरह घबरा जाती है और इधर उधर भागने लगती है। लेकिन एंडरसन मायरा को सामने से घेर लेता है। तभी मौत को इतने करीब से सामने देखकर मायरा के दिल की धड़कन एकदम से रुक जाती है और वो हार्ट अटैक से मर गुजरती है। मायरा के अचानक मरते ही एंडरसन मायरा की लाश के पास जाकर उसकी नर्व्स और सांसें चेक करता है, ताकि कंफर्म कर सके कि वो सच में मर गई या फिर सिर्फ बेहोश हुई है। तभी हम देखते हैं कि मायरा का हस्बैंड सिडनी बिल्कुल जिंदा था और ये सारा कुछ सिडनी का ही प्लान था अपनी वाइफ मायरा को मारने का, जिसमें उसका साथ एंडरसन ने दिया। सिडनी एंडरसन से कहता है, मायरा को काफी समय से हार्ट अटैक प्रॉब्लम की समस्या थी और मुझे पता था कि वो ज्यादा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और अंत में इसके साथ कुछ ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर सिडनी किचन की तरफ चला जाता है और किचन में एंडरसन को बताता है, मैं मायरा को इतनी जल्दी नहीं मारता, हरगिज नहीं मारता। अगर मेरा ये आखिरी प्ले थिएटर में ठीक ठाक काम कर जाता, लेकिन मेरे लगातार 4 प्लेस बिल्कुल नहीं चले और इसलिए मुझे मायरा के इंश्योरेंस मनी की सख्त जरूरत पड़ गई। एंडरसन कहता है, इंश्योरेंस कंपनी या किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि मायरा को हार्ट अटैक आया नहीं, बल्कि जानबूझकर दिया गया था। सिडनी कहता है, एग्जैक्टली। खैर अभी थोड़ी देर में मुझे एम्बुलेंस को कॉल करके इधर बुलाना पड़ेगा, तब तक तुम अपना सारा सामान लेकर और खुद को साफ करके यहाँ से फरार हो जाओ। तो आगे एंडरसन और सिडनी मिलकर ऐसा ही करते हैं। यहाँ सिडनी एंडरसन की नकली प्ले की वो मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी भी जला देता है। असल में ये स्क्रिप्ट की कॉपी भी एक सेटअप का हिस्सा था मायरा को फंसाने के लिए। तभी सिडनी एंडरसन से कहता है, मैं एम्बुलेंस को यहाँ बुलाता हूँ, तब तक तुम ऊपर के कमरे में जाकर सब कुछ साफ कर दो और हाँ, एम्बुलेंस के घर से निकलते वक्त तक कोई आवाज मत करना। तो एंडरसन इसके लिए मान जाता है और अब ये दोनों किस करती हैं, जिससे हमें समझ आता है कि ये दोनों बायसेक्सुअल थे और इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने के लिए भी मायरा का खून किया था। अब सिडनी अपने टेलीफोन के पास जाकर एम्बुलेंस को कॉल करके कहता है, हेलो,
मैं सिडनी ब्रूल बोल रहा हूँ। पता नहीं मायरा को क्या हुआ, वो तब से जमीन में पड़ी हुई है। क्या आप यहाँ एम्बुलेंस भिजवा सकते हैं? ऐसा कहकर सिडनी कॉल काट देता है और फिर कुछ दिनों बाद हम मायरा का फ्यूनरल देखते हैं। मायरा के फ्यूनरल के बाद से ही सिडनी और एंडरसन एक साथ रहने लगे थे और यहाँ एंडरसन भी अपनी खुद की नई स्क्रिप्ट पर काम कर रहा था। काम करते वक्त एंडरसन सिडनी से कहता है, मैं क्राइम थ्रिलर कहानियों से तंग आ गया हूँ। उनमें कई बार राइटर्स जानबूझकर लॉजिक की कमी डालती हैं, इसलिए मैं कोई ऐसी कहानी लिखना चाहता हूँ जो 100% प्रैक्टिकल हो और एकदम रियल लगे। ऐसा कहकर सिडनी वापस लिखने लग जाता है। इतने में सिडनी के दरवाजे की बेल रिंग होती है। इसे सुन सिडनी दरवाजा खोलता है तो बाहर सिडनी का लॉयर ब्रूस था। सिडनी ब्रूस को अंदर बुलाकर उसे एंडरसन से इंट्रोड्यूस करवा के बताता है, एंडरसन मेरा दोस्त और सेक्रेटरी है और फिलहाल हम दोनों अपनी अपनी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। तब यहाँ एंडरसन भी ब्रूस से मिलता है और तभी एंडरसन अपनी स्क्रिप्ट अपने डेस्क के लॉकर में रखकर किसी जरूरी काम से बाहर चला जाता है। इसके बाद ब्रूस और सिडनी के बीच मायरा के इंश्योरेंस से जुड़ी कुछ बातें होती हैं और यहाँ सिडनी को पता चलता है कि मायरा का इंश्योरेंस मनी उतना ज्यादा भी नहीं था जितना उसने सोच रखा था, यानी मायरा को मारने का सिडनी को ज्यादा बड़ा फायदा नहीं हुआ। इसे सुन सिडनी का मुंह लटक जाता है। खैर यहाँ जब ब्रूस को पता चलता है कि सिडनी और एंडरसन दोनों अपनी अपनी अलग अलग स्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं तो ब्रूस सिडनी को सलाह देता है कि वो एंडरसन की स्क्रिप्ट पर कड़ी नजर रखे। ऐसा ना हो कि सिडनी जिस कहानी को लिख रहा है एंडरसन उस कहानी की कॉपी करके बाजार में उससे पहले बेच डाली। तो इसे सुन सिडनी के दिमाग में कुछ क्लिक होता है और सिडनी लॉयर ब्रूस को वहां से विदा करके जल्दी से एंडरसन के डेस्क की तरफ दौड़ता है और उसकी स्क्रिप्ट को निकालने के लिए उसके डेस्क की तरफ भागता है और यहाँ सिडनी किसी तरह मेहनत करके एंडरसन के लॉकर को खोल देता है, लेकिन एंडरसन ने इस लॉकर के अंदर अपनी स्क्रिप्ट नहीं रखी थी। तभी सिडनी को एंडरसन के वापस आने की आवाज आती है और इसलिए सिडनी एंडरसन के लॉकर को वापस वैसे ही रख देता है और एंडरसन के कमरे में पहुंचने से पहले न्यूज़पेपर पढ़ने का नाटक करता है। इतने में एंडरसन कमरे के अंदर घुस आता है और काम करने के लिए अपने स्क्रिप्ट के पिछले पेजेस एक तरफ रख देता है कि इतने में सिडनी एंडरसन को किचन से आवाज लगाकर उसे किचन की तरफ बुलाता है और जितनी देर एंडरसन किचन जाने निकलता है उतनी देर में सिडनी खिड़की से होते हुए वापस उसी कमरे में पहुंचकर एंडरसन की स्क्रिप्ट खाली पेपर से बदल देता है, जिसके कुछ देर बाद ये दोनों फिर से अपनी स्क्रिप्ट में काम करना शुरू करती हैं। इधर एंडरसन को बिल्कुल भी खबर नहीं होती कि सिडनी फाइल में छिपाकर उसकी ही स्क्रिप्ट पढ़ रहा है जो वो अभी लिख रहा था। सिडनी इसे पूरा पढ़ने के बाद एंडरसन से बोलता है, तो ये बिल्कुल सच है कि तुम्हारा अब फिक्शन कहानियों से ध्यान बिल्कुल हट सा गया है और अब तुम एक मीनिंगफुल और रियलिस्टिक कहानी लिखना चाहती हो। एंडरसन कहता है, सिडनी क्या तुम थोड़ी देर बाद मुझे डिस्टर्ब कर सकते हो? सिडनी गुस्से से कहता है, डेथ ट्रैप इस कहानी में 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला जूलियन क्रेन, एक सन की राइटर, दूसरी डोरिस क्रेन उसकी वाइफ, तीसरा विक्टर जूलियन का बाइसेक्सुअल पार्टनर जिसका उसके साथ अफेयर था और चौथी एक साइकिक औरत जो बार बार जूलियन के घर में आ धमकती थी। इसे सुन एंडरसन के होश उड़ जाती हैं और उसे एहसास होता है कि उसकी स्क्रिप्ट सिडनी के पास थी। सिडनी आगे कहता है, ये कहानी एक ऐसे घर के लिविंग रूम के अंदर चलती है जहाँ एक बड़ा सा फायरप्लेस है, काफी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ और दरवाजे हैं। साथ ही रूम के मालिक ने डेकोरेशन के लिए रूम के अंदर एक बड़ा सा एंटीक्स और वेपन्स का कलेक्शन सजा रखा है। ऐसा कहकर सिडनी एंडरसन से गुस्से में कहता है, वेल डन इडियट, तुमने पुलिस को मेरा पूरा एड्रेस बता दिया। क्या तुम हम दोनों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाना चाहती हो? एंडरसन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है और देखना ये प्ले बहुत बड़ा हिट होगा। सिडनी कहता है, प्ले के हिट होने से पहले हम दोनों जेल में होंगे। एंडरसन कहता है, कोई नहीं समझ पाएगा कि ये हमारी रियल स्टोरी है। सिडनी गुस्से से कहता है, और रियली ये तुम बोल रहे हो, जबकि तुमने इस कहानी में मेरा पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है और ये भी बताया है कि मैं किधर रहता हूँ, फिर भी तुम्हें लगता है कि पुलिस इतनी बड़ी बेवकूफ है कि हमें नहीं पकड़ेगी? तो यहाँ एंडरसन सिडनी का गुस्सा शांत कराकर उसे कहता है, सिडनी तुम्हें पता है कि मायरा के मरने से तुम्हें उतना बड़ा इंश्योरेंस अमाउंट नहीं मिला, लेकिन देखना मेरा ये प्ले डेथ ट्रैप तुम्हें काफी बड़ी सक्सेस दिलाएगा और रातों रात अमीर कर देगा। आखिर यही तो तुम चाहती थी, इसलिए बेहतर यही रहेगा कि
हम दोनों साथ मिलकर इस स्टोरी को पूरा करें। जरा सोचो, कहानी की शुरुआत में ऑडियंस को लगेगा कि वो मनहूस राइटर अपनी वाइफ के साथ मिलकर अपने स्टूडेंट को मारने का प्लान करता है, लेकिन फिर कहानी में एक अननोन ट्विस्ट आता है और ऑडियंस को पता चलता है कि असल में ये सब राइटर की साजिश थी अपनी वाइफ को मरवा कर इंश्योरेंस मनी क्लेम करने की। तो जरा सोचो ऑडियंस कितनी शॉक्ड होगी और प्ले के सारे शोज हाउसफुल हो जाएंगे। इसे सुन सिडनी सोच में पड़ जाता है और सिडनी का बिहेवियर एकदम से बदल सा जाता है। सिडनी एंडरसन से कहता है कि वो इस स्टोरी को लिखने में एंडरसन की मदद करेगा और अब क्योंकि एंडरसन इस प्ले का पहला एक्ट तुमने लिखा है तो दूसरा एक्ट मैं लिखूंगा और मैं इस कहानी में एक डिटेक्टिव के कैरेक्टर को भी ऐड करना चाहूंगा। तभी हम देखते हैं कि सिडनी के दिमाग में कोई साजिश थी एंडरसन को मारने की। आगे रात में सिडनी एंडरसन को खिड़की चेक करने के लिए ऊपर भेज देता है और खुद अपनी कलेक्शन से एक गन निकाल कर उसे फायरप्लेस के पास छिपा देता है। फिर जब एंडरसन ऊपर से खिड़की चेक करके वापस लौटता है तब सिडनी एंडरसन से कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस प्ले का दूसरा और फाइनल एक्ट मैं लिखूंगा। तो फाइनल एक्ट में होता ये है कि हमारा डिटेक्टिव वाला कैरेक्टर राइटर को पकड़ लेता है और उसके कलेक्शन के पास जाकर वहाँ के वेपन को उठाकर राइटर को मारने बढ़ता है। वहीं बेचारा राइटर कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो पहले से अधेड़ उम्र का एक निहत्था आदमी है। तो एक बार चलो इस एक्ट का रिहर्सल करती हैं। तुम इस रिहर्सल में डिटेक्टिव का रोल करोगी और मैं उस अधेड़ उम्र वाले राइटर का। तो एंडरसन इसके लिए मान जाता है और सिडनी के कहे अनुसार उस कलेक्शन में से एक कुल्हाड़ी निकालकर सिडनी के थोड़े करीब आता है। तभी सिडनी एंडरसन से कुल्हाड़ी थोड़ा नीचे रखने कहता है और अचानक से फायरप्लेस में छिपी हुई अपनी गन निकालकर एंडरसन को वहीं रुक जाने बोलता है। इसे देख एंडरसन कुछ नहीं कर पाता। तब सिडनी कहता है, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें मेरे इतने सालों से बनाए इस परफेक्ट प्लान पर इतनी आसानी से पानी फेरने दूंगा? और हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मुझे इंश्योरेंस मनी से काफी कम पैसे मिले हैं। सच्चाई तो ये है कि मुझे इंश्योरेंस से पूरे $1,00,000 मिले हैं और तुम्हें खत्म करने के बाद में ये प्रॉपर्टी बेचकर और ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। वहीं रही मेरे करियर की बात, तो मुझे खुद पर इतना तो यकीन है कि किसी न किसी दिन मैं एक नई बेहतरीन कहानी के साथ वापस जरूर लौटूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। एंडरसन कहता है, सिडनी पागल मत बनो, तुमने सोचा है कि मेरे मरने के बाद तुम पुलिस से क्या कहोगे? सिडनी कहता है, मैं उन्हें बताऊंगा कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की, जिस वजह से हमारे बीच झड़प हुई। तुम कुल्हाड़ी लेकर मेरे पीछे दौड़े, लेकिन वो कुल्हाड़ी तुम्हारे हाथों से छूट गई और भागते हुए लकीली मेरे हाथ मेरी गन लग गई, जिसे मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में चलाकर तुम्हें मार डाला। इस कहानी को साबित करने के लिए मैंने तुम्हें कुल्हाड़ी पकड़वाकर उसके अंदर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स भी ले लिए हैं। इसे सुन एंडरसन घबरा जाता है। सिडनी कहता है, मेरे लिए तुम्हें मारना इतना जरूरी नहीं था, लेकिन इसे तुमने खुद जरूरी बना दिया है। ऐसा कहकर सिडनी एंडरसन पर गोली चलाता है, लेकिन गोली एंडरसन को नहीं लगती और तब एंडरसन सिडनी के कलेक्शन में से एक दूसरी गन निकालकर सिडनी को धमकाकर कहता है, सिडनी तुम्हें याद है तुमने एक बार सेमिनार में मुझे बताया था कि हमेशा ऑडियंस को सरप्राइज करो, उन्हें पता ही मत लगने दो कि आगे कहानी में क्या होने वाला है। सेम ऐसा ही मैंने तुम्हारे साथ किया। मुझे पता था कि तुम मुझे मारने के लिए .32 की पिस्टल ही चूज करोगे क्योंकि यही तुम्हारी आदत में शामिल था। ऐसा कहकर एंडरसन सिडनी के पास एक बड़ी सी जंजीर लाकर उसे खुद को बांधने कहता है। तब सिडनी ऐसा ही करता है। एंडरसन आगे बोलता है, देखो सिडनी, मुझे तुम्हें मारने से कोई फायदा नहीं, उल्टा तुम्हें जिंदा रखने से है। इसलिए मैं तुम्हें इधर जिंदा छोड़कर अपने होम टाउन वापस जा रहा हूँ। वहीं पर मैं अपनी इस डेथ ट्रैप के प्ले को खत्म करूंगा और तब तक तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। आगे डेथ ट्रैप के फेमस होने के बाद जब मीडिया को पता चलेगा कि डेथ ट्रैप की आधी कहानी तुम पर आधारित थी, तो इससे डेथ ट्रैप को और ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी और मैं रातों रात फेमस हो जाऊंगा। वहीं पुलिस कभी फिगर आउट कर ही नहीं पाएगी कि डेथ ट्रैप के असल वाले इस साजिश में मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि तुमने ही ऐसी गवाही दी है कि मायरा के हत्या वाले दिन सिर्फ मायरा और तुम ही इस घर में मौजूद थे। ऐसा कहकर एंडरसन सिडनी के पास उसके लॉक की चाबी रखकर वहाँ से चला जाता है। एंडरसन को लगा था सिडनी जितनी देर में अपना लॉक खुलेगा उतनी देर में एंडरसन अपना सारा सामान बांधकर वहाँ से फरार हो जाएगा, लेकिन तभी हम देखते हैं सिडनी ने खुद को जो लॉक लगाई थी वो एक नकली डमी वाली लॉक थी, जिसे सिडनी आसानी से खोल लेता है और अपने वेपन कलेक्शन में से एक बड़ा सा हथियार निकालकर एंडरसन के पीछे से आकर उसे मार डालता है। फिर इस मर्डर को एक्सीडेंट दिखाने के लिए सिडनी एंडरसन की बॉडी के पास एंडरसन का छुआ हुआ एक्स रख देता है
ताकि लोगों को ऐसा लगे कि सिडनी ने सेल्फ डिफेंस के चक्कर में एंडरसन का खून किया था। पर तभी सिडनी देखता है कि उसे ये सब करते हुए उसकी पड़ोसन हेल्गा ने देख लिया था। हेल्गा सिडनी को गन पॉइंट में लेकर उससे कहती है, जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तभी से मुझे पता चल गया था कि इस घर में कुछ न कुछ गड़बड़ है और इसलिए मैं तब से इस घर में नजर रखी हुई थी। इसे सुन सिडनी घबरा जाता है और धोखे से एक चाकू उठाकर हेल्गा को मारने पड़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इधर एंडरसन के अंदर थोड़ी सी जान बची हुई थी। एंडरसन अचानक से उस एक्स को उठाकर सिडनी के पीछे दौड़ता है और तभी ये पूरा सीन एक थिएटर प्ले में ट्रांसलेट हो जाता है और इसमें हम देखते हैं कि इस प्ले में सिडनी और एंडरसन अंत में एक दूसरे के हाथों मारे गए थे। प्रेजेंट में ऐसा दिखाती है कि हेल्गा ने इस प्ले को अपने नाम छपवा लिया था और हेल्गा के इस प्ले को ऑडियंस काफी प्यार देती है और शो का प्रोड्यूसर भी हेल्गा की काफी तारीफ करता है और रातों रात हेल्गा की डेथ ट्रैप बहुत पॉपुलर हो जाती है। इतना दिखाते ही ये मूवी यहीं एंड होती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।